नमस्कार। अ, मेरा नाम विमल जादव है, जिससे माधवी मैडम ने आपको बताया। मैं एमआईडीसी में काम करता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में। साथ में ये भी मेरा एक पैशन है, ये मेरा काम है कि मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी स्वस्थ रखूँ, रखने का प्रयास करूँ। आप सभी से विनती है कि आप में से जो लोग भी पहले से करते होंगे वो भी कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक किया नहीं है वो भी थोड़ा सा समझ लेंगे। ये 2 मिनट में बात रखता हूँ कि ये अभी जो सेशन हम कर रहे हैं, ये लॉकडाउन के कारण हो या फिर वो जो बाहर जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, सब कुछ जो अभी हमको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे कितना, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में कितना ये प्रकोप कोरोना के कारण हुआ है, और उसके कारण कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों को परेशानी हुई, कितने लोगों की जान चली गई। अपने ही आजू बाजू में हम देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था उनकी भी डेथ हो गई। तो ये सब बीमारी, एक तो कोरोना तो एक बीमारी है जो अभी पूरी दुनिया में जिसका हाहाकार मचा है, लेकिन इसके साथ में ही बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम लाइफ टाइम के लिए हम कैरी करते हैं। तो कुछ बीमारियां हैं जो पहले से चली आ रही है, कुछ बीमारियां हैं जो नई नई आ रही है, कुछ और भी आगे आ सकती है। तो इन सब से बचने के लिए मेडिसिन तो बाद में निकलेगी, जैसे अभी वैक्सीन है। वायरस निकला, लॉकडाउन लगाया, फिर उसके ऊपर का वैक्सीन ढूंढने का काम चालू हो गया, रिसर्च हो गया, फिर उसको ही थोड़ा थोड़ा बहुत ट्रायल करके उसके ऊपर चला दिया, और वैक्सीनेशन का काम चालू है। आगे जाके उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। बोल तो रहे सभी सेफ है और सेफ भी हो, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा दूर की हम उसके ऊपर सोच नहीं सकते कि उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी एलोपैथी की दवाई खाते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है। तो ये जिस चीज़ का साइड इफेक्ट ना हो, जो करने में बहुत आसान हो, जिसको करने में कोई खर्चा नहीं लगता हो, बस आपको खुद को स्वयं के लिए, खुद के लिए थोड़ा सा समय देना है और अपने आप को फिट रखना है। तो फिट रखने में आप बॉडी को फिट रखना है, आपको माइंड को ठीक फिट रखना है, आप खुद को फिट रहना है, या आपके परिवार को रखना है, या आपके मित्रों को रखना है। ये सारी बातें उसमें आती हैं। तो शुरुआत हम करते हैं अपने से, खुद से अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं, और फिर बाकी लोगों को उसके कारण प्रेरणा मिल सके, ऐसा काम हमको करना है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सत्र की। अ, योग बहुत बड़ी विद्या है। पूरा जीवन उसमें लगाएंगे तो भी वो पूरा समझ में आएगा ऐसा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, नॉर्मल लाइफ जो जी रहा है, संसारिक व्यक्ति जो है, जिसका घर परिवार है, नौकरी है, काम धंधा है, ड्यूटी आवर्स होते हैं, बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सब में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए क्या करना है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कोई बोलता है कि जिम जाओ, कोई बोलता है कि साइकिलिंग करो, कोई बोलता है रनिंग करो, कोई बोलता है स्विमिंग करो। लेकिन ये जो हम बताते हैं योग, इसमें आपको मिनिमम रिसोर्सेस लगेंगे। इसमें तो रिसोर्सेस ही बहुत ही कम लगते हैं। ये अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ये कोई स्टूडियो नहीं है, योगा स्टूडियो नहीं है, ये मेरा घर ही है। ये मैं हूँ, ये घर है, और ये हम सारा योग कर रहे हैं अभी। ये दरवाजा दिख रहा है आपको, ये कोई ऐसा बड़ा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, इसके लिए जितनी कम से कम जगह लगती है, इससे कम जगह और किसी को लगती नहीं है। आपका जो बेड है, बिछाना है या मैट है, उतने में ही आपका 3 बाई 6 में आपका काम हो जाएगा। अभी मेरे जैसे की हाइट कम है, तो मेरा तो और 6 से भी कम में काम निपट जाएगा। तो ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको योगा मैट ही खरीदना है तभी में आपको योग करना है। जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, उसके साथ आप कर सकते हैं। बस आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, सकारात्मक भाव से करना है, मन से करना है। इधर उधर देख के कर रहे हैं और कुछ दूसरा विचार मन में है, तो शुरुआत में आएंगे, लेकिन उसको दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना है, और उसके ऊपर जितना हो सके उतना कंसंट्रेशन करके धीरे धीरे नियमित रूप से करते रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका, और किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, खुद को ही अनुभव आएगा कि उसके कितने लाभ होते हैं। तो अब ये योगाभ्यास जो है, हम उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है व्यायाम, जिसमें जो युवा लोग हैं, जवान हैं, उनके लिए 40 के नीचे जो है उसको
नॉर्मली हम जवान मानते हैं कि जो वो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ मेहनत वाला काम करे। तो एक है व्यायाम। व्यायाम में हम कराते हैं दंड बैठक है, जो भारतीय दंड बैठक है, उसको भी कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। अपना ही शरीर इतना मजबूत है, इतना वजनदार है कि उसका यूज करके हम अपने शरीर को और मजबूत बना सकते हैं। तो एक है व्यायाम, उसमें आता है दंड बैठक, योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार, ये 4 प्रकार हम कराते हैं। दूसरा है आसन। तो बॉडी जो है अपनी सिर से लेके पैर तक जितना जहाँ पे मुड़ना चाहिए, नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम बोल सकते हैं, उतना होने के लिए हम आसन करते हैं। आसनों की संख्या अगर देखेंगे तो हजारों में है, मतलब 24 घंटे भी आप आसन करते बैठेंगे तो भी खत्म नहीं होगी, इतनी आसनों की संख्या है। लेकिन उसमें से जैसे हम संसारिक है तो अपने लिए कितना टाइम हम निकाल सकते हैं? तो 1 घंटे में अगर सब कुछ करना है तो बस 12 से 15 आसन, वो भी अपने रोगानुसार। किसी को कमर का प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है या कुछ क्या नहीं करना है, किसको अगर पेट बड़ा है तो उसको कैसे करना है, किसका अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कैसे करना है। तो इस टाइप के अलग अलग लाभ के लिए अलग अलग आसनों का अभ्यास। तीसरा है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है प्राणायाम। वो सबको करना है। आसनों में हो सकता है किसी को अभी कोई बीमार है, बेड रिडन है, सोया है, पैरालिसिस हुआ है, वो कुछ बाकी एक्टिविटी नहीं कर सकता, उम्र कम है लेकिन बेड रिडन है, तो भी उसको व्यायाम नहीं करना है उसको, तो बैठे बैठे लेटे लेटे अगर उसको करना है तो वो है प्राणायाम का अभ्यास, वो सबसे जरूरी है। अभी जो हम देख रहे हैं कि सब जगह पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण सिलेंडर नहीं मिला, एक वो हुआ ऑक्सीजन का कुछ और प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अपने जो शरीर में जो व्यवस्था जो हमारे पास पहले से है, श्वास लेते हैं उसमें से हम ऑक्सीजन शोषित करते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाकी जो है, जो हवा में बाकी तत्व है। तो ये टेक्निक, ये जो हम 24 घंटा जो अपनी क्रिया चालू रहती है, श्वास लेना और छोड़ना, ये किसी को समझाने की, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। हर कोई, जिसको कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं भी आता है, जो जिंदा है उसका तो श्वास लेना और छोड़ना ये तो काम चालू है। लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अलग यूज करके हम जब करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राणायाम। तो श्वासों के व्यायाम जो है वो है प्राणायाम। और चौथा प्रकार है सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें हम थोड़ा सा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आने के लिए, आसन करने के लिए जो हमको जो रिलैक्सेशन चाहिए, सारे जॉइंट्स और सारे बॉडी पार्ट जो फ्री होने चाहिए, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम। तो शुरुआत करते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम से। जो भी अपने अपने आसन में नीचे ग्राउंड पे नहीं बैठना, डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं बैठना, कुछ तो चद्दर पे कोई सतरंजी दरी बिठा के डाल के, योगा मैट है तो भी चलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैरों से, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाएंगे हम, ठीक है? बाकी सब ध्यान देंगे, अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे ताकि बाकी लोगों को उसका कोई परेशानी ना हो। तो ये अभी पैरों के लिए सूक्ष्म कर लेते हैं, बहुत ही आसान, हर कोई कर सकता है। 3 साल से बच्चे से लेके 100 साल के जो भी है वो सब कुछ कर सकते हैं। पैरों को पहले हिला लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा नॉर्मल करेंगे, फिर घुटनों को ऐसे हाथ उठा के, ये घुटने का एक्सरसाइज है, जिसको भी घुटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका अभ्यास सवेरे शाम 100 200 200 500 500 बार करें। धीरे धीरे जो है वो जो भी जाम हुआ है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लेते हैं, पंजों को अंदर और बाहर की ओर स्ट्रेच करते हुए, अंगूठों को जमीन पर लगाने की कोशिश करते हुए, पूरा अंदर करेंगे, पूरा बाहर करेंगे, ये हो गया। फिर दोनों पैरों को पास करेंगे, पंजों को सीधे रखेंगे और फिर उंगलियों पे ध्यान देते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरी तरह से सामने, पूरी तरह से अपनी तरफ भी। फिर करेंगे पंजों को आगे और पीछे, उंगलियों को कर लिया, पंजों को पूरा स्ट्रेच करते हुए पूरी तरह से सामने, पूरी तरह से अपनी तरफ, ये पूरा जोर लगा के जैसे ही करेंगे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कितना दर्द हो रहा है। फिर गोल घुमाइए ऐसे, जितना दूर दूर से घुमा सकते घुमाने की कोशिश करते हुए, पूरी तरह से गोल गोल। फिर उल्टी दिशा में भी गोल गोल, पैरों को सीधा रखना, घुटनों को ऊपर में उठाना, घुटने में पैरों को फोल्ड नहीं करना, सीधे रखते हुए पैर, ये हो गया गोल गोल घुमा के। फिर अब करेंगे एक पैर ऊपर उठा के ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे पहले पंजों को गोल घुमाएंगे,
फिर रिवर्स में भी। एक एक जॉइंट को फ्री करने के लिए ये है सूक्ष्म का अभ्यास। फिर घुटने को, पैर को पीछे खींचते हुए घुटने को ऐसा ऊपर उठाएंगे, घुटने को लेके आएंगे छाती के पास और फिर नीचे जमीन पर लगाएंगे, पूरा ऊपर लेके जाएंगे, पूरा नीचे लगाएंगे। देखेंगे कितना ऊपर आ सकता है। ये घुटना छाती तक आने में बीच में किसी किसी का स्पीड ब्रेकर आ सकता है, पेट बड़ा है तो आने नहीं देगा। तो थोड़ा ध्यान देते हुए नीचे घुटने को जमीन पर लगाना है, देखना कहाँ तक जाता है। ऊपर अटका है तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते हुए रोज रोज ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना है। फिर पैर को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, टारगेट रखना है घुटना नीचे जमीन पे टच हो जाए। फिर दोनों साइड सपोर्ट देंगे, जैसे बच्चों को लिया है गोद में वैसे एक हाथ घुटने के नीचे दूसरा एड़ी के नीचे लेते हुए ऐसा दूर दूर घुमाने की कोशिश। पैर को जमीन को समांतर, ऐसा टेढ़ा करके नहीं करना है, घुटना ऊपर लिया और एड़ी को नीचे रखा, ऐसे समांतर रखते हुए पैरेलल टू द ग्राउंड, जितना हो सके उतना दूर दूर घुमाना। फिर दूसरे पैर से भी इधर भी चेक कर लो, इधर का हाल कैसा है, कितना जाम है ये पैर भी, गोल गोल घुमाएंगे। फिर पैर को थोड़ा पीछे खींच लेंगे, फिर उठाएंगे ऊपर, फिर लगाएंगे नीचे, पूरा ऊपर पूरा नीचे। कोशिश करेंगे, चेक करेंगे और सुधार भी करेंगे। पैर को हिलाएंगे, फिर दोनों साइड सपोर्ट और जितना दूर दूर लेके जा सकते हैं लेके जाने की कोशिश। विश्राम। अब घर बैठे बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन आ गया होगा, तो ऐसे एड़ियों को रगड़ते हुए पैरों को सीधे पहले पास में लेंगे, फिर एड़ियों को रगड़ते हुए सीधे करते हुए पूरा। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो ऐसे ही करते हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए। अब करेंगे बटरफ्लाई या तितली आसन। तलुओं को मिलाकर पैरों को पास में खींच लेंगे, देख लेना कितने पास आ सकते हैं। अपने ही पैर है, अपने से ही कितना दूर हो चुके हैं जरा देख लेना। पीठ सीधे रखना और घुटनों को जमीन तक लेके जाने की कोशिश, पूरा जोर लगाते हुए कोशिश करेंगे जमीन पे टच हो जाए घुटने। फिर ऐसे धीरे धीरे हिलाएं, सबसे बड़ा जॉइंट अपने शरीर का जो है उसको फ्री करते हुए। तितली आसन, बटरफ्लाई, शरीर को तितली के समान हल्का बनाने के लिए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जिसको जितनी आवश्यकता है, जो आसन करने से आपको अच्छा लगता है, जो करने से आपको लाभ मिल रहा है, वो आसन आप करते रहना। सूक्ष्म का अभ्यास करेंगे आप। ठीक है, अभी अगला आसन करें। ये हमने कर लिए। पैरों के लिए सूक्ष्म। चलिए अब हाथों के लिए करेंगे। हाथ करेंगे सामने और उंगलियों को करेंगे स्ट्रेच, पूरा खोलेंगे, पूरी तरह से बंद करेंगे। एक एक उंगली के एक एक जॉइंट पे पूरा ध्यान देते हुए। अपने शरीर में सबसे जॉइंट ज्यादा कहाँ पे है, अपने पंजों में, तो सारे जॉइंट्स को फ्री करते हुए फिर पूरी तरह से नीचे, पूरी तरह से ऊपर। आप ज्यादातर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, हमेशा कीबोर्ड माउस पकड़े रहना, उसके कारण ये जो हाथों के जो रिस्ट के मसल्स है, वो जॉइंट है, वो जाम हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान, दोनों हाथों के सामने किया, गोल गोल घुमाया मुट्ठी को पूरी तरह से गोल। ऐसे हाथों को फोल्ड करते हुए नहीं करना, पास में नहीं लेना, ऐसे नहीं, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट और सिर्फ मुट्ठी को गोल घुमाना, फिर उल्टी दिशा में। ऑफिस में बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं, योगा ऑन चेयर भी उसको बोल सकते हैं। बीच बीच में दिन में कर लेना, 1-2 मिनट का समय ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। फिर हाथों को ऐसे सामने करते हुए जमीन को समानकर लेके जाएंगे। इस साइड में जमीन को समानकर, नीचे छोड़ना नहीं, बीच में भी ऐसा रोकना नहीं, पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए फिर पास में लाते हुए। डंबल उठाने की जरूरत नहीं, आप इसको ही करते रहो 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार, आपको पता चलेगा। कोई और डंबल पे खर्चा करने की जरूरत नहीं। अपने हाथ भी कम वजनदार नहीं है। फिर दोनों हाथों को ऐसे सामने करते हुए कोहनियों को सामने मिलाएंगे और जब ऊपर जाएंगे तो
कान के बाजू से लेते हुए जितना दूर दूर से घुमा सकते घुमाने की कोशिश। फिर उल्टी दिशा में पूरी तरह से गोल घुमाते हुए, पीठ सीधे रखना, गर्दन सीधे रखना, आगे पीछे झुकना नहीं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, गोल घुमाएंगे कंधों को, घुटने की हल्की सी मालिश करेंगे। फिर उल्टी दिशा में दोनों हाथ सामने रखेंगे, जमीन को समांतर, श्वास अंदर भरते हुए साइड में लेके जाना। ऐसे हाथ दूर नहीं रखना, पास में रखते हुए बस साइड में लेके जाना, पीठ सीधी, गर्दन सीधे रखते हुए। फिर एक बार 1 2, फिर मुट्ठी आल से बंद करेंगे, अंगूठे ऊपर लेंगे, दोनों मुट्ठियों को सामने से मिलाएंगे, पास में रहेंगे हाथों को, और श्वास अंदर भरते हुए लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधे करते हुए हाथ, मुट्ठियों को सामने से ऐसे नहीं खोलना, बिल्कुल पास में रखते ही जितना आगे लेके जा सकते लेके जाने की कोशिश। फिर धीरे से पास में लेके आएंगे, फिर सामने और फिर पास में। ये हो गया हाथों के लिए। अब करेंगे स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए लाभदायी अगले सूक्ष्म, दोनों हाथों को ऐसे साथ में मिलाना, श्वास अंदर भरते दोनों हाथों का प्रेशर पीछे से देना, पूरा जोर लगाएंगे का आपके ऊपर, हाथ का सिर, फिर सामने से सामने से राइट हैंड उठा के फिर राइट हैंड दोनों हाथों को ऐसे पंजों के ऊपर पंजा रखेंगे पहले, और हाथों को ऐसे आगे लेके जाके दोनों रिस्ट को एक साथ और उठा के धीरे धीरे एक साइड ना नीचे खींच सकते, खींचने की कोशिश। हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं, कंधे फ्लेक्सिबल नहीं है, धीरे धीरे जितना करने की कोशिश, धीरे फिर करेंगे थोड़े से गर्दन के लिए, देखेंगे ऊपर, पूरा ऊपर, और थोड़ा बिना झटका दिए, जोर में लगाना, धीरे से नीचे बिना झटका दिए आराम से। जिनको स्पॉन्डिलोलिसिस का प्रॉब्लम है आगे झुकना नहीं, फिर ऊपर बिल्कुल आराम से, फिर नीचे, फिर गर्दन सीधी, राइट साइड से टर्न हो जाएंगे। 1 कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखने की कोशिश, लेकिन कंधों को हिलाना नहीं। 2 3 दूसरी दिशा में, 4 फिर राइट साइड, एक साइड नीचे की ओर लेके जाएंगे, कान को कंधे के पास, और थोड़ा नीचे लेके जाने की कोशिश, झटका नहीं, जबरदस्ती नहीं, आराम से, गर्दन से। फिर दूसरी दिशा में चेक करेंगे कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी आकड़ गर्दन में आ गई है। 4 विश्राम। अब गोल घुमाएंगे बिल्कुल आराम से, कोई झटका नहीं देना, जितना दूर दूर से घुमा सकते हैं, अपना अपना अनुभव करते हुए, कहाँ पे कितना दर्द है चेक करते हुए। फिर रिवर्स में, उल्टी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, आराम आराम से, जितनी बार एक दिशा में घुमाया उतनी बार दूसरी दिशा में भी घुमा दिया। विश्राम। तो ये हो गए सूक्ष्म का अभ्यास। इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं, बाद में मैं आपको भी प्रोवाइड करता हूँ लिंक। तो जो भी आपको समझ में नहीं आया या ध्यान में रहा तो बाद में भी आप उसको कर सकते हैं। करना जरूरी है नियमित रूप से, तभी पूरा लाभ मिलेगा। एक बार किया महीने में तो कोई फायदा नहीं होगा, एक हफ्ते में किया तो भी फायदा नहीं होगा, थोड़ा होगा उस दिन उस वक्त लगेगा, लेकिन कंटिन्यूटी में रखने के बाद, प्रतिदिन करने के बाद आपको फिर पता चलेगा। ये वाला जो सूक्ष्म में सवेरे शाम 2 बार भी कर सकते हैं। अगर लगता है कि बॉडी ज्यादा जाम हो चुकी है तो 2 बार करो सवेरे शाम, जैसे डॉक्टर भी देते हैं ना डबल डोज, वैसे इसका भी डबल डोज करा सकते हैं। चलिए आप करेंगे
आसनों का अभ्यास तो बाद में कर लेंगे, पहले तो करेंगे अभी प्राणायाम का अभ्यास। तो हमने सूक्ष्म का अभ्यास कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो लिए, शरीर के सारे जॉइंट्स को फ्री कर लिया। प्राणायाम में हम सबसे पहले करवाते हैं भस्त्रिका। अभी जो कोरोना का जो चल रहा है प्रॉब्लम, उसमें सबसे जो बॉडी पार्ट अपना जो ऑर्गन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो है अपने लंग्स। तो पहले लंग्स अपने पूरे यूटिलाइज नहीं होते थे, जितना हमारे पास कैपेसिटी है, जो हमारे बाइबल जो हमको मिले हैं उसमें से हम हार्डली 20% तक यूज कर सकते करते हैं। डीप ब्रीथिंग करने की आदत ही नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमको करना है। श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बहुत ही आसान, एकदम इजी है। श्वास को लेना है, छोड़ना है। 24 घंटे जो अपनी क्रिया चालू रहती है, तो आराम करो, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी आपकी क्रिया चालू है उस वक्त अपनी श्वास लेना और छोड़ना, ये जो क्रिया चालू है इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना है। श्वास को लंबा गहरा और धीमा लेना है और पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। जितना समय श्वास को अंदर लेने के लिए उतना ही समय बाहर छोड़ने के लिए। ये है पहला प्राणायाम भस्त्रिका। पीठ सीधे रखें, गर्दन सीधे रखें, हाथ किसी भी एक मुद्रा में। इसका भी एक अलग साइंस है, अलग विज्ञान है इसका। पहली उंगली और अंगूठे को साथ में मिलाकर दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे रख सकते हैं। आंखों को सर बंद रखते हुए ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित करते हुए श्वास को लेना और छोड़ना। पूरा श्वास लेंगे, सुनते सुनते करते रहना है। पूरा श्वास जितना ही देर लेने के लिए उतना ही देर छोड़ने के लिए। जितना आराम आराम से लेंगे उतना ही आराम आराम से छोड़ेंगे। लेने की ना जल्दी करना है, ना छोड़ने की जल्दी करना है। करते रहे लगातार, तब तक मैं उसके लाभ और उसके और बाकी डिटेलिंग में बताते जाऊंगा। अपने ये जो हम हवा, ये तो ऑक्सीजन नहीं ले रहे हम, अपना तो कोई फिल्टर नहीं है कि हम जो श्वास लेते हैं उसमें सिर्फ सिर्फ ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो श्वास पूरा जा रहा है तो पूरी हवा अंदर जा रही है, लेकिन हम जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, उच्छ्वास जो हमारा जब होता है, तो उसमें से जो भी हमने श्वास लिया उसमें से ऑक्सीजन अपने शरीर में बस रहेगा और बाकी का जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व कब होता है? जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तब। तो छोड़ने पे भी ध्यान देना है, लेना पूरा है और छोड़ना भी आराम से है, तो पूरा ऑक्सीजन उसमें से अवशोषित हो जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग और ये जो डीप ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, जो भस्त्रिका प्राणायाम जो कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है ऑक्सीजन लेवल का। बहुत ज़्यादा अपना ऑक्सीजन का लेवल, अपना ऑक्सीजन का स्तर एकदम से बढ़ जाता है। तो उससे क्या है कि अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। जिसको भी लो कॉन्फिडेंस वाले कुछ है, जिनको बुरा बुरा कुछ भी सोचने की आदत रहती है, हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, उनको ये पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए ये वाला प्राणायाम ज़्यादा करना है। ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ पे है वहाँ पे कोई निगेटिव चीज़ रहती नहीं है। और ये जो श्वास लेते हैं पूरा, और जब हम ऑक्सीजन डिजॉल्व करके बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है? वो शरीर के एक एक अवयव तक पहुँचता है। इसके माध्यम से पहुँचता है अपने जो नस नाड़ियाँ है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है अपने वेन्स नर्व्स के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू। तो ये जो ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई होना है, कहाँ तक पहुँचना है? दिमाग में भी पहुँचना है, सिर में भी पहुँचना है, पैर में भी पहुँचना है। तो सब जगह पे पहुंचेगा कैसे? जब अपनी पाइपलाइन क्लियर हो, जब अपने रक्तवाहिनियां नॉर्मल काम करती हो, वहां पे कोई ब्लॉकेज ना हो। तो ब्लॉकेज को हटाने का भी अलग प्राणायाम है, उसकी भी अलग एक क्रिया है। लेकिन ये न जाने का दूसरा कारण क्या होता है? कहीं कहीं पे बॉडी अपने जॉइंट्स में जाम होती है। तो जाम हो गया वहाँ पे, जैसे ट्रैफिक जाम से आगे ट्रैफिक बढ़ता नहीं है, वैसे जाम कहीं पे रुकने में जाम है, तो फिर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, वहाँ पे फिर दर्द होते रहेगा। फिर आगे भी जहाँ जहाँ पे वहाँ से ब्लड सर्कुलेट होना था वो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी दर्द आगे पहुँच जाता है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन पहुँच गया वहाँ पे वो दर्द पहले निकाल देता है। तो जो भी पेन रिलीव जिसको भी चाहिए, पेन में रिलीफ चाहिए, उसको ये भस्त्रिका करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, सारे दुख दर्द ये पेन वगैरह जो है अपने आप मिटते जाएंगे।
कोई पेन किलर की दवाई खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं। तो जितना हो सके उतना पेन किलर वगैरह जो अपने मन से कुछ लोग खाते रहते हैं, वो खाना नहीं कभी, बहुत बड़े उसके खतरनाक से साइड इफेक्ट है। तो ये हो गया पहला प्राणायाम, रिलैक्स हो जाइए अभी। तो समझ में आ गया होगा आपको, श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, इसको करना है 3 से 5 मिनट। अगर जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको 10 मिनट भी कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, जिसको जो थोड़ा भी दमा जिसको है, थोड़ा भी चलने पे वो थक जाता है, सीढ़ियों पे 4 माले चल नहीं सकता बिना किसी सपोर्ट के। अपना अपना टेस्ट करा लेना कि अगर आप स्वस्थ है, आपका हार्ट काम करता है, आपके लंग्स ठीक से काम करते हैं, छोटा सा टेस्ट उसका करना है तो क्या करें, नॉर्मल स्पीड से 4 सीढ़ियाँ चल, 4 फ्लोर, 4 मंजिले चढ़ते जाना है। आपको कहीं पे हाथ इधर उधर सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए, आपको सामान कुछ उठाना नहीं है, नॉर्मल अपना अपना वेट उठाते हुए जाएंगे। अगर 4 फ्लोर तक आप बिना किसी सपोर्ट के नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं, आपको कोई थकान नहीं महसूस हो रही है, आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो समझ लेना आपके लंग्स ठीक है, आपका हार्ट भी ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको वहीं पे डिटेक्ट हो गया कि 2 माले आते आते अगर आप हांफने लगे, तो समझ लेना कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बस यही प्राणायाम का अभ्यास करते रहना, और फिर बाद में और चेक कर लेना। नियमित रूप से अभ्यास करो प्राणायाम का, और फिर चेक करो, कुछ दिनों के बाद अपने आप को फर्क उसका अनुभव होगा, उसका महसूस होगा। तो ये हो गया पहला प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम करेंगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कपालभाति। इसको लोग कुछ अपभ्रंश कर लेते हैं, गलत उच्चारण करते हैं उसका, कपाल भारती बोलते हैं, कपाल भारती नहीं है, र नहीं उसमें, कपाल भारती। ठीक है, उसको कर लेंगे। बैठना है अपने अपने किसी भी स्थिर आसन में, आलती मालती मार के जो बैठ सकते हैं वैसा बैठे, या एक पैर को नीचे दूसरा उसके ऊपर, या अर्ध पद्मासन या सिद्धासन जिसको बोलते हैं उसमें, या फिर पद्मासन जिसमें एक पैर को लिया दूसरा उसके ऊपर रख दिया, तो ये पद्मासन हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके शरीर में है तो आसानी से कर सकते हैं, जाम में शरीर तो नहीं होगा। तो जोर जबरदस्ती अपने शरीर के साथ न करते हुए बैठेंगे सीधे। जिनको बैठने में भी आलती पालती मारने में भी प्रॉब्लम है, तो पैरों को सीधे करते बैठो, लेकिन बैठो सीधे, पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो, मेरुदंड जिसको आपको स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन स्ट्रेट हो, सिर को आगे झुकाना नहीं, ऊपर भी नहीं उठाना, बॉडी को जमीन पर समांतर रखते हुए, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, सीधे बैठना है। और करना है अभी कपालभाति प्राणायाम, जिसमें श्वास को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है। पहला प्राणायाम हमने किया भस्त्रिका, जिसमें श्वास को लेना था और छोड़ना था, और दोनों पे ध्यान देना था, लेने पे भी ध्यान देना था, छोड़ने पे भी। अब जो है दूसरा प्राणायाम, इसमें बस छोड़ने पे ध्यान देना है। बिना श्वास के लिए छोड़े हम जीवित नहीं रह सकते, तो उसकी चिंता नहीं करना कि अपने शरीर को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ये तो बस छोड़ने की बात हो रही है। आप छोड़ते रहो, दो छोड़ने के बीच में जो गैप है, अपने आप शरीर अपना श्वास को अंदर ले लेता है। ध्यान देना है श्वास को बाहर छोड़ने पे। तो ऐसे छोड़ने पे ध्यान देना है। स्पीड क्या रखनी है छोड़ने की, 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। अगर घर में अगर घड़ी है तो उसकी टिक टिक सुनाई देगी, तो उस पर ध्यान देके 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, इसको लगातार करते रहना है श्वास को बाहर छोड़ने पे। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कैसे करें, इसका परफेक्शन कैसा हो, इसकी विधि कैसी हो, उसकी प्रोसेस कैसे हो, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। सीधे बैठ के एक हाथ को ऊपर उठा के ऐसे नाक के सामने रखिए, थोड़े से अंतर पे, ज्यादा दूर पास भी नहीं रखना, ऐसे नाक को चिपका किया और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं रखना, ऐसे थोड़ी को लेवल पे, वो लेवल पे रखना हाथ को। दूसरा हाथ उठा के पेट के ऊपर रखिए। अब श्वास हम बाहर छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद जैसे चीखते हैं हम, तो जब हम नाक से श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो ये जो हम उच्छ्वास जो है, अपना श्वास जो बाहर छोड़े, उसका हल्का हवा का स्पर्श अपने हाथ तक होना चाहिए, बस वहां तक हवा पहुंच जाए, इतना ही प्रेशर, ज्यादा जोर जबरदस्ती करते हुए भी नहीं करना है, और बिल्कुल आराम से भी नहीं कि यहाँ तक हवा पहुंच ही नहीं रही है। थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ तक हवा का हल्का सा स्पर्श हो, इतना प्रेशर देते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। और दूसरा हाथ जो पेट में है उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि श्वास जब बाहर छोड़ते तो पेट अपने आप जाता है अंदर,
तो पेट को अंदर खींचने पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है बस इसी चीज पे, इस पे ही। हाथ को हल्का सा स्पर्श हवा का होना चाहिए जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं। ये समझ में आ गया तो हाथ नीचे रखिए और करते रहिए। फिर थोड़ा 1 मिनट कीजिए, 50 से 60 बार ध्यान पूर्वक करना है अपने अपनी काउंटिंग करते हुए। कुणाचं तरी म्यूट नाहीये. हॅलो. हाँ रेडमी है, मैं कर सकता हूँ। तो हमने दूसरा प्राणायाम, ये बहुत ज्यादा लाभदायी है, बहुत ज्यादा ये अपने शरीर को फायदा देता है। शरीर में जो भी रोग है, बचपन से लेके आज आपकी जो भी उम्र है, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, 30 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 60 का होगा, कोई और ऊपर होगा, आपके घर के परिवार के लोग अगर आपके साथ बैठे हैं तो जो भी अपने जीवन में हमारे शरीर में जो भी रोग अपने अंदर चले गए हैं, ये तो बैक्टीरिया वायरस तो दुनिया में हर जगह पे फैले हुए हैं, उसमें से कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायी होते हैं, तो सारे अपने शरीर में हम हमारे अंदर हैं। तो उसमें जो हानिकारक है या फिर हमने अपने गलत रहन सहन के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण, गलत खाने पीने के कारण अपने शरीर में और जो कोई वो गलत अपना शरीर बिगड़ा है, अपने ऑर्गन्स के ऊपर उसका कुछ प्रभाव हुआ है। तो इन सारे रोगों को अपने शरीर में जो बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, तो सारे जो अपने खराब जो वायरसेस है वो सब हम एक एक श्वास के द्वारा हम बाहर छोड़ते हैं। बहुत पुरानी विद्या है, बहुत ही साइंटिफिक ये है कि इसको क्लींजिंग टेक्निक बोलते हैं, योग की भाषा में इसको क्लींजिंग बोलते हैं। इसको पहले प्राणायाम नहीं बोलते थे, शुद्ध करने के लिए क्रिया। ठीक है, तो ये विनोद सर कुणाचा आहे, कुणाचा आवाज येतो? रेडमी रेडमी आहे. ओके ठीक आहे. तसं जॉईनिंग करताना म्यूटचं मी सेटिंग केलेलं आहे, पण तरी पण कोणी करतायत अनम्यूट स्वतःला. ठीक है, श्वास बाहर छोड़ायचा है। इसको हमने 1 मिनट तक लगातार किया, लेकिन 1 मिनट से काम नहीं बनता है। इसके लिए इसको करना पड़ता है कम से कम 5 मिनट, और नॉर्मल सामान्य व्यक्ति को 15 मिनट तक 1000 स्ट्रोक होने चाहिए प्रतिदिन, और वो भी लगातार। तो पहले दिन तो नहीं होंगे, 1 मिनट से स्टार्ट करो, कोई 1 मिनट में भी थक गए होंगे। तो जितना भी अपना स्टेमिना है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो जैसे अपना अपना स्टेमिना बढ़ते जाएगा, वैसे हम लगातार 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक 1000 स्ट्रोक उसको कर सकते हैं लगातार। और जिस दिन आप रेगुलर अभ्यास करते हुए रोज 1000 बार करने की क्षमता आप बनाएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि अपने शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। वो अनुभव आपको और किसी को समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप को समझ में आएगा कि ये लगातार करने से कितना फायदा हो रहा है, कितना इफेक्ट आपको मिल गया। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम, बस इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। नंबर 1, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है, और दूसरा पीरियड में भी इसको नहीं करना है, और तीसरा जिसका ऑपरेशन अभी अभी हुआ है, हार्ट का हुआ हो, किडनी का हुआ हो, और पेट का कुछ हुआ हो, अल्सर का हुआ हो,
अपेंडिक्स का हुआ हो, जो भी इंटरनल ऑर्गन के लिए, अगर पैर टूट गया, हाथ टूट गया, प्लास्टर में है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी दिन कर सकते हैं, जिस दिन प्लास्टर लगा है उस दिन भी कर सकते हैं। तो बैठे बैठे दूसरा काम तो कुछ रहेगा नहीं, प्लास्टर बांध के आपको जो जकड़ा दिया है, तो बैठे बैठे ये प्राणायाम ये वाला तो बहुत ही ज्यादा करेंगे तो रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। इंटरनल ऑर्गन रिलेटेड जो भी कुछ आपका ऑपरेशन हुआ हो प्रेगनेंसी में और पीरियड में, ये 3 बातों का ध्यान रखते हुए बस इनको निश्चित है, इनको नहीं करना है। तो जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको 3 मिनट तक उसको नहीं करना है, उसके बाद में वो कर सकता है। लेकिन पहला वाला हर कोई कर सकता है, जो हम सांस ले रहे छोड़ रहे, पहला वाला भस्त्रिका उसको हर एक को करना है। दूसरा वाला ये बाकी 3 कैटेगरी वाले छोड़ के बाकी सबको करना है। जिसका जो प्रेग्नेंट लेडीज को तो नहीं करना है, लेकिन जिनका बड़ा हुआ पेट है ना, वो लड़के, जो पुरुष जिनका पेट बड़ा हुआ है, उनको कम करने के लिए बैठे बैठे क्या करें, यही प्राणायाम को, कपालभाति। और धीरे धीरे आप चेक करेंगे, जिस दिन आप 1000 तक रोज करने लगेंगे, आपका वजन आधा से 1 किलो घट सकता है, इसी प्राणायाम की वजह से। बैठे बैठे एक एक सेशन में आधा किलो वजन कम हुआ है, होता है, लेकिन उसको मन लगा के ध्यानपूर्वक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करना पड़ता है। आप करो और खुद आपको उसका अनुभव आएगा। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे करते रहे रोज और फिर बाद में जीरो होके गायब हो गए, ऐसा नहीं। अपना जो शरीर का वजन जितना होना चाहिए आपके हाइट के अनुसार, उतना ही मेंटेन होता है। अगर यही प्राणायाम कपालभाति अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति कर लेता है, जिसका वजन होना चाहिए 60, लेकिन वो 30-35 का वजन, उसका भी वजन धीरे धीरे बढ़ जाएगा इससे। तो ये जो है बैलेंस करके लेके आता है, जिसका वजन कम है उसका बढ़ाएगा, नॉर्मल पे लेके आएगा। जिसका वजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वालों का तो बहुत जल्दी फास्ट रिडक्शन होता है, वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इसको लगातार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति अत्यंत महत्वपूर्ण। चलिए अब तीसरा प्राणायाम करते हैं, कोरोना में लाभदायी। जिसको कोरोना हो चुका है, होके ठीक हुए हैं, या अभी भी जिनकी दवाई चालू है, होम क्वारंटाइन है, या हॉस्पिटल में एडमिट है, उन सब के लिए ये वाला प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा लाभदायी है, जिससे ऑक्सीजन के लेवल बढ़ता है। करते हैं तीसरा प्राणायाम, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। बैठना ऐसे, मुद्राओं का अलग, उसका एक अलग सेशन भी कर सकते हैं। तो ये अंगूठे के मूल में, बस इतना ध्यान रखिए, अंगूठे के मूल में पहली उंगली को दबा के रखना, ऐसे बैठे। प्राणायाम तो कर रहे, साथ में ये मुद्रा का भी लाभ मिलेगा। जिसको भी ज्वाइंट पेन है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसको पेट में गैस बनती है, हमेशा सिर में दर्द रहता है, उन सब के लिए, वात रोगों के लिए ये वायु मुद्रा जिसको बोलते हैं। तो अंगूठे के मूल में पहले उंगली को दबा के रखना, हाथों को ऐसे दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, पहले पीठ सीधे रखेंगे, गर्दन सीधे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड ऊपर उठा के राइट नोज को बंद करेंगे अंगूठे से। देखिए पहली उंगली तो अंगूठे के अंदर लगा के रखिए, 3 उंगलियां खाली है, अंगूठा एक खाली है, अंगूठे से नाक को बंद कर लेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, और ये 3 उंगलियां ऐसे नाक के पास लेके जाके उधर से बंद करेंगे और इधर से छोड़ देंगे अपोजिट डायरेक्शन से। फिर राइट से अंदर लेना और लेफ्ट से बाहर छोड़ देना। बहुत ही आसान। अल्टरनेट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करना है। तो लेफ्ट साइड से श्वास को अंदर लेना है, राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ना है, फिर राइट से अंदर लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। तो एक राउंड उसका पूरा हो जाएगा, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, ये हो गया एक राउंड उसका। तो ऐसे उसको लगातार करते रहना है। इसका भी 100 राउंड तक करना है। तो टाइमिंग क्या है इसका, नॉर्मल टाइमिंग जो है इसका है लगभग 2.5 सेकंड श्वास को लेने के लिए, आराम से लेना है, और छोड़ने के लिए भी उतना ही टाइम। फिर वहीं से वापस, फिर उल्टी दिशा से वापस। चलिए करते रहिए लगातार, तब तक मैं इसका और बाकी का डिटेलिंग में बताऊंगा। अनुलोम विलोम मस्तिष्क संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उन सबको ठीक करने के लिए, भूलने की बीमारी हो, मेमोरी लॉस हो रहा है, कहाँ पे क्या रखा है वो याद नहीं आता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, या फिर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, रात को नींद नहीं आती है, तो मस्तिष्क संबंधी जो भी बीमारियां हैं उन सब में ये लाभदायी जो प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम।
किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तो दोनों का बैलेंस करने के लिए जो गुस्से को भी अपने कंट्रोल में रखे, इसके लिए ये अनुलोम विलोम का प्राणायाम खुद करें, खुद अनुभव करें कि इससे कैसे कैसे लाभ हमको मिल जाते हैं। लोगों को अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं, अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ मिलती हैं। तो जैसे करते रहेंगे आपको पता चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है, इसको लगातार करते रहने की जरूरत है। जैसे हमने दूसरा प्राणायाम कपालभाति के लिए हमने 3 बातें बताई थी, और एक चौथी बात उसमें थी कि खाना खा के नहीं करना है तुरंत, पेट खाली होता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेट के ऊपर दबाव आता है। तो खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद जो है वो वाला प्राणायाम कर सकते हैं कपालभाति। लेकिन अनुलोम विलोम के लिए खाने के 1 घंटे के बाद कभी भी कर सकते हैं, सवेरे, दोपहर, शाम, रात को नींद नहीं आ रही है तब भी इसको आप करते रहो। 2 मिनट 5 मिनट में आप करो, आपको समझ में आएगा कि अपना मन कैसे शांत हो रहा है, स्ट्रेस कैसे रिलीव हो रहा है, और फिर अपने आप धीरे धीरे नींद भी अपने नॉर्मल साउंड स्लीप आती है। आप करते रहो लगातार। एक हाथ में दर्द होने लगे तो दूसरा हाथ ऊपर उठाना है, और लेकिन लगातार करते रहना है इसको, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक उसको कंटिन्यू करना है। मस्तिष्क संबंधी सारे रोगों को ये तो लाभदायी है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ में और एक जरूरी बात, जैसे हम योग और प्राणायाम और ये जो अभ्यास कर रहे हैं, इसका लाभ किसको मिलता है? जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा किसी और मेरे बाजू में बैठा है उसको मिलेगा, मैं मेरे घर में किसी और को मिलेगा, ये नहीं होता है। ये तो हम जो करते हैं बस अपने खुद के फायदे के लिए, खुद के लाभ के लिए। लेकिन अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ये लाभदायी है प्रेग्नेंट लेडीज को करने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे उसके होने वाले जो लड़का लड़की जो भी कोई बच्चा है उसके लिए। यूएस में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने चालू कर दिया है कि योग करो पहले से ही प्रेगनेंसी पीरियड में, तो होने वाली संतान को लाइफ टाइम में उसके कभी मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत 50% वहाँ पे जो मानसिक बीमारियों का जो रोगों का प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उधर, बहुत ज़्यादा केसेस। तो बहुत सारे कारण उसके हैं, सामाजिक भी है और बाकी भी है, लेकिन ये बीमारी बढ़ने के जो प्रमाण है वो 50 गुना बढ़ गया है यूएस और कनाडा में, ये उनका परीक्षण है। इन सब से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, ताकि आने वाली संतान वो पहले से ही उसका ब्रेन एक्टिवेटेड रहेगा, वो पहले से ही होशियार होगा, जल्दी बात उसको समझ में आएगी, कंसंट्रेशन लेवल उसका हाई रहेगा। आगे उसको और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको समझ पहले से आएगी। समझाने की बात किसको पढ़नी पड़ती है? जिसको समझ नहीं होती है, और बार बार समझाना किसको पड़ता है? जिसको समझ और कम होती है। तो हमको खुद को समझदार बनना है, जल्दी से समझना है। जब तक हम जो अब तक हमको समझ में नहीं आता, अभी समझना है कि योग कितना लाभदायी है, ये प्राणायाम कितने लाभदायी है, और इसको निरंतर अभ्यास इसका करते रहना। चलिए करते रहें। आखिरी 2 राउंड। राउंड खत्म कब होगा? जब लेफ्ट साइड से आप श्वास को बाहर छोड़ देता, क्योंकि शुरुआत हमको वहीं से करनी है। तो ये हो गया अभ्यास अनुलोम विलोम का। आपको ब्रेन के साथ साथ लंग्स को भी मजबूत बनाना है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी है, या पैरालिसिस हुआ है, या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी। जो बेड पे सोए हैं पैरालिसिस के कारण, वो अगर दिन में 2-2 घंटा भी इसको प्राणायाम सवेरे शाम करते हैं, ये अनुलोम विलोम वाला खास, धीरे धीरे इनकी रिकवरी होने लगती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मेरे पहचान में भी है, जो पहले बेड रिडन थे, उनको तो डॉक्टर ने बोला अभी बस यहीं पे जिंदगी खत्म होगी। उन्होंने लेटे लेटे ये सुन के, टीवी पे देख के अनुलोम विलोम स्टार्ट किया, धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक हो गई, चलने फिरने लगे, बाद में तो योग शिक्षक भी बन गए। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा इसमें शक्ति है, इसको करते रहना है अनुलोम विलोम को। ये हो गया 3 प्राणायाम का अभ्यास हमने सीखा, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। और अगले 3 करेंगे स्ट्रेस को और कम करने के लिए, तनाव को और दूर करने के लिए, मन को पूरा शांत रखने के लिए। आंखें बंद करना है, पीठ सीधे रखते हुए बैठना है,
और ध्यान देते हुए कि पहली उंगली हाथ ऊपर उठाएंगे और पहली उंगली को रखेंगे माथे के ऊपर ऐसे, आंखों भौं के ऊपर की ओर थोड़ा सा रखेंगे। 3 उंगलियां जो है शेष उनको रखेंगे नाक के पास, मतलब आंख और नाक जहाँ पे ज्वाइन होती है वहां पे बीच वाली उंगली आएगी और बाकी 2 वाली उसके साथ में रहेगी। तो ये हो गया 4 उंगलियों का। अंगूठा जो खाली है उससे जो कान का अपना ढक्कन है उसको दबाएंगे धीरे से, तो बाहर की आवाज नहीं आएगी। तो पहले समझ लीजिए, फिर बंद कर लेना, नहीं तो आवाज सुनाई नहीं देगी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देगा। तो पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों के पास, अंगूठे से कान बंद करेंगे तो बाहर की आवाज नहीं आएगी। मुंह बंद रखेंगे, दांतों पे दांत टच नहीं करेंगे, दांतों में गैप रखेंगे, श्वास लेंगे पूरा और मुंह बंद रखते हुए ओंकार का उच्चार करने की कोशिश करेंगे तो एक ध्वनि निकलेगी भ्रमर की जैसी, जैसे कि एक भौरा अपने मुंह में अटका है और अंदर घूम रहा है, तो वो आवाज जैसी निकलेगी, वो भ्रमर शब्द से ही प्राणायाम का नाम निकला है भ्रामरी। तो ऐसे हमको 3 बार करना है, लंबा ओंकार का उच्चार करने की कोशिश करना है मुंह बंद रखते हुए। चलिए साथ में करते हैं 3 बार। आंखों को बंद रखते हुए धीरे से हाथों को लेके आएंगे, रखेंगे घुटनों के ऊपर, पहली उंगली और अंगूठी को साथ में मिलाकर पीठ सीधे रखेंगे, चेक करेंगे बीच बीच में अपने आप को सीधे बैठेंगे। ये हो गया भ्रामरी 3 बार। इसको करना है 3 से 5 बार। जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको 21 बार भी हम कर सकते हैं। फिर करेंगे अभी अगला, आंखों को बंद रखना और मुंह से ओंकार का उच्चार लंबा, जिसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। लंबा अ, छोटा म। कैसे कर रहा हूँ ये? आईटी है मम्मी, आईटी कंपनी दोनों भुवों के ध्यान केंद्रित करें, मन में कोई विचार नहीं रखना, बिल्कुल निर्विकार। भ्रामरी और उद्गीत जो 2 प्राणायाम हमने पहले किए, उसके कारण जो अपने शरीर में ओंकार का कंपन हो रहा है उसका अनुभव करते हुए मौन हो जाएंगे।
मिनट से लेके 5 मिनट 15 मिनट जिसकी जितनी आवश्यकता है ध्यान में बैठेंगे। आंखों को बंदे रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे एक दूसरे के ऊपर, हथेलियों को रगड़ लेंगे पूरी तरह से गर्म करते हुए अच्छी तरह से, और फिर धीरे से रखेंगे बंद आंखों के ऊपर ही, बिना आंखों को स्पर्श किए, दबाना नहीं आंखों को। फेर लेंगे धीरे से 3 बार और फिर खोलेंगे आंखों को। तो ये हो गया मुख्य प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम भी सैकड़ों की संख्या में, उसमें से भी ये अति महत्वपूर्ण जो प्राणायाम, जैसे आसनों की हम बात कर रहे थे, आज करने के लिए तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन प्राणायाम जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसमें अभी देखो इसमें तो 6 फीट की भी जगह नहीं लगी, बैठे बैठे कर रहे हैं, बीच में बस वो पैर लंबे किए थे, बस उसके लिए जो जगह लगती है बस उतनी जगह, बाकी तो मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, बस करना नियमित रूप से है इसको। तो आज हमने सूक्ष्म का अभ्यास सीख लिया और साथ में हमने प्राणायाम के भी अलग अलग प्रकार, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और पैरों के, हाथों के, कंधों के, गर्दन के सूक्ष्म कर लिए। अभी हम आज का सत्र यहीं पे रोक देते हैं। अभी प्रश्न है तो प्रश्न हम किसी और दिन